8 अप्रैल 1929 की दोपहर दिल्ली की सड़कों पर गर्मी अपने पूरे शबाब पर थी, लेकिन उससे भी ज्यादा गर्मी ब्रिटिश इंडिया की सेंट्रल असेंबली के अंदर थी। वहां कुछ ऐसा होने वाला था जो ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला देगा। असेंबली की गैलरी में दो नौजवान बैठे थे। एक का नाम था भगत सिंह और दूसरे का नाम था बटुकेश्वर दत्त। दोनों के चेहरों पर कोई डर नहीं था, कोई घबराहट नहीं थी, बस एक पक्का इरादा था। उनके बैग में 2 बम थे और जेब में पर्चे। आज का दिन इतिहास बदलने वाला था। लेकिन ये कहानी यहाँ से शुरू नहीं होती। ये कहानी शुरू होती है इससे कई साल पहले, एक छोटे से गांव बंगा से, जो आज के पाकिस्तान के पंजाब में पड़ता है। 28 सितंबर 1907 को किशन सिंह और विद्यावती के घर एक बच्चे का जन्म हुआ। दादी ने बच्चे का नाम रखा भागो वाला, मतलब अच्छी किस्मत वाला। यही बच्चा आगे चलकर भगत सिंह के नाम से पूरी दुनिया में मशहूर होने वाला था। लेकिन उस वक्त किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यह बच्चा सिर्फ 23 साल की उम्र में इतिहास के सुनहरे पन्नों में अपना नाम दर्ज करा देगा। भगत सिंह का परिवार पहले से ही आजादी की लड़ाई में शामिल था। उनके चाचा अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते रहे थे। घर में हमेशा देशभक्ति की बातें होती थी, आजादी के गीत गाए जाते थे। इसी माहौल में भगत सिंह की आंखें खुली और दिमाग ने सोचना शुरू किया। 1919 में जब भगत सिंह सिर्फ 12 साल के थे, तब जलियांवाला बाग कांड हुआ। अमृतसर में हजारों निहत्थे लोगों पर अंग्रेजों ने गोलियां बरसाईं। सैकड़ों लोग मारे गए। जब ये खबर भगत सिंह के कानों में पड़ी तो उनके अंदर कुछ टूट गया। कुछ दिनों बाद वह अकेले ट्रेन पकड़कर अमृतसर पहुंच गए। जलियांवाला बाग में खून से सनी मिट्टी को उन्होंने अपनी जेब में भर लिया। उस दिन उन्होंने खुद से वादा किया कि जब तक सांस है तब तक अंग्रेजों के खिलाफ लड़ूंगा। कुछ साल बीत गए। भगत सिंह लाहौर के नेशनल कॉलेज में पढ़ने लगे। यहीं उनकी मुलाकात सुखदेव से हुई। दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। दोनों के सपने एक थे, दोनों का लक्ष्य एक था, आजादी। लेकिन गांधी जी के अहिंसा के रास्ते पर भगत सिंह को पूरा भरोसा नहीं था। उन्हें लगता था कि अंग्रेजों को सिर्फ शांति से नहीं समझाया जा सकता, कुछ और करना होगा। 1926 में भगत सिंह नौजवान भारत सभा से जुड़ गए। ये संगठन नौजवानों को आजादी की लड़ाई के लिए तैयार करता था। भगत सिंह ने खूब लिखा, पर्चे बांटे, भाषण दिए। अंग्रेजों की नजर उन पर पड़ने लगी। 1928 का साल भगत सिंह की जिंदगी में एक बड़ा मोड़ लेकर आया। साइमन कमीशन भारत आया। ये कमीशन भारत के भविष्य का फैसला करने वाला था, लेकिन इसमें एक भी भारतीय नहीं था। पूरे देश में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। लाहौर में लाला लाजपत राय ने एक विशाल जुलूस का नेतृत्व किया। अंग्रेज अफसर जेम्स स्कॉट ने लाठीचार्ज का आदेश दे दिया। लाला जी पर बेरहमी से लाठियां बरसाई गईं। वह गंभीर रूप से घायल हो गए। 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय ने अपने दम तोड़ दिया। उनके आखिरी शब्द थे, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक एक कील साबित होगी। इन शब्दों ने भगत सिंह के दिल में आग लगा दी। उन्होंने फैसला किया कि लाला जी की मौत का बदला लेना है। भगत सिंह ने अपने साथियों राजगुरु सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर योजना बनाई। टारगेट था जेम्स स्कॉट, लेकिन किस्मत ने कुछ और ही लिखा था। 17 दिसंबर 1928 को जब भगत सिंह और राजगुरु स्कॉट की घात लगाकर इंतजार कर रहे थे, तब गलतफहमी में उन्होंने जॉन सॉन्डर्स को स्कॉट समझ लिया और गोली मार दी। सॉन्डर्स वहीं ढेर हो गया। पूरे लाहौर में हड़कंप मच गया। अंग्रेज बौखला उठे। हर जगह तलाशी शुरू हो गई। लेकिन भगत सिंह और उनके साथी बड़ी चालाकी से भाग निकले। भगत सिंह ने अपनी दाढ़ी कटवाई, बाल छोटे करवाए, साहब की तरह पोशाक पहनी और अंग्रेजों की आंखों के सामने से गुजर गए। कोई पहचान नहीं पाया। लेकिन भगत सिंह जानते थे कि सिर्फ एक अंग्रेज को मारने से आजादी नहीं मिलेगी। कुछ बड़ा करना होगा, कुछ ऐसा जो पूरी दुनिया में गूंजे, कुछ ऐसा जो बहरे अंग्रेजों के कानों तक पहुंचे। इसी सोच से जन्म हुआ असेंबली बम कांड की योजना का। उस समय अंग्रेज सरकार 2 खतरनाक कानून लाने वाली थी, पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल। इन कानूनों के जरिए अंग्रेज किसी भी भारतीय को बिना मुकदमे के जेल में डाल सकते थे। मजदूरों की हड़ताल पर रोक लग सकती थी। ये कानून भारतीयों की आवाज को पूरी तरह दबाने के लिए थे। भगत सिंह और उनके साथियों ने तय किया कि जब यह बिल असेंबली में पास हो रहा होगा तब वहां बम फेंका जाएगा। लेकिन यहाँ एक बात समझना जरूरी है, भगत सिंह किसी को मारना नहीं चाहते थे। उनका मकसद था आवाज उठाना, बहरों को सुनाना। उन्होंने खुद कहा था कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। बम ऐसे बनाए गए जो ज्यादा शोर करें लेकिन किसी को नुकसान न पहुंचाए। इन बमों में नेल्स या कोई धातु के टुकड़े नहीं डाले गए थे। सिर्फ धमाका होना था, सिर्फ आवाज गूंजनी थी, सिर्फ दुनिया का ध्यान खींचना था। योजना के मुताबिक बम फेंकने के बाद भागना नहीं था, वहीं खड़े रहकर गिरफ्तारी देनी थी। पर्चे फेंकने थे, नारे लगाने थे,
भगत सिंह चाहते थे कि मुकदमा चले, अदालत को मंच बनाया जाए, पूरी दुनिया को बताया जाए कि भारत आजादी के लिए कितना बेताब है। इस मिशन के लिए दो नाम सामने आए, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। दोनों ने खुशी से यह जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली। दोनों जानते थे कि इसके बाद फांसी पक्की है, लेकिन किसी के चेहरे पर कोई डर नहीं था। 8 अप्रैल 1929 की सुबह दिल्ली में धूप निकली थी। असेंबली के बाहर सुरक्षा सामान्य थी। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि आज यहाँ क्या होने वाला है। भगत सिंह ने उस दिन यूरोपियन स्टाइल का सूट पहना था, फेल्ट हैट लगाई थी, बिल्कुल किसी अंग्रेज साहब जैसे दिख रहे थे। बटुकेश्वर दत्त भी साफ सुथरे कपड़ों में थे। दोनों ने विजिटर पास हासिल किया और असेंबली की पब्लिक गैलरी में जाकर बैठ गए। नीचे असेंबली हॉल में बहस चल रही थी। पब्लिक सेफ्टी बिल पर वोटिंग होने वाली थी। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ऊपर से सब देख रहे थे। उनके बैग में बम थे, जेब में पर्चे, दिल में आग और आंखों में एक ही सपना, आजादी। दोपहर के करीब 12:30 पर वोटिंग हुई। बिल गिर गया एक वोट से, लेकिन भगत सिंह जानते थे कि अंग्रेज इसे वायसराय की स्पेशल पावर से पास करा लेंगे, इसलिए योजना बदलने का सवाल ही नहीं था। बम तो फेंकना ही था। असेंबली में अगला बिल पेश होने वाला था। सदस्य अपनी अपनी जगह पर थे। अध्यक्ष विट्ठल भाई पटेल कुर्सी पर बैठे थे। माहौल शांत था। तभी अचानक ऊपर गैलरी से एक तेज धमाका हुआ। पूरी असेंबली कांप उठी, धुआं उठा, लोग चीखने चिल्लाने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो गया। कुछ सेकंड बाद दूसरा धमाका हुआ। इस बार धमाका खाली बेंचों के पास हुआ। धमाके के बाद जो दृश्य था वो किसी ने सोचा भी नहीं था। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त वहीं खड़े थे। वो भाग सकते थे, उस अफरा तफरी में निकल सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो वहीं खड़े रहे। उन्होंने अपनी जेब से पर्चे निकाले और नीचे फेंके। लाल रंग के पर्चे हवा में उड़ते हुए नीचे गिरने लगे और फिर पूरी असेंबली में एक नारा गूंजा, इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। भगत सिंह की आवाज दीवारों से टकराकर वापस आ रही थी। बटुकेश्वर दत्त भी उनके साथ नारे लगा रहे थे। पुलिस वाले भागते हुए ऊपर आए। दोनों को पकड़ लिया गया, लेकिन दोनों के चेहरों पर मुस्कान थी। मिशन पूरा हो चुका था। पर्चों पर लिखा था कि यह बम किसी को मारने के लिए नहीं फेंका गया, यह बम बाहरों को सुनाने के लिए फेंका गया। यह बम उन लोगों की आवाज है जो सालों से दबाए जा रहे हैं। पर्चे के आखिर में लिखा था, इनकलाब जिंदाबाद। ये पर्चे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के नाम से छापे गए थे। खबर आग की तरह फैल गई। पूरे भारत में, पूरी दुनिया में अखबारों में सुर्खियां छपी। ब्रिटिश हुकूमत बौखला उठी। 2 नौजवानों ने उनकी नाक के नीचे बम फेंक दिया, वो भी उनकी सबसे सुरक्षित जगह पर। यह तो सीधे सीधे चुनौती थी। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर मुकदमा चलाया गया। भगत सिंह ने अदालत को अपना मंच बना लिया। उन्होंने जज के सामने भाषण दिए, अंग्रेजी हुकूमत की पोल खोली, आजादी की बात की, समाजवाद की बात की, मजदूरों और किसानों की बात की। उनके एक एक शब्द अखबारों में छपते थे। पूरा देश पढ़ता था, पूरा देश सुनता था। लेकिन अंग्रेज यही नहीं रुके। उन्होंने भगत सिंह पर सॉन्डर्स हत्याकांड का मुकदमा भी चलाया। अब फांसी की सजा लगभग तय हो गई थी। जेल में भगत सिंह और उनके साथियों ने भूख हड़ताल शुरू की। वो मांग कर रहे थे कि राजनीतिक कैदियों के साथ सम्मान का व्यवहार किया जाए। 116 दिन तक भूख हड़ताल चली। जतिन दास नाम के एक क्रांतिकारी ने इसी भूख हड़ताल में अपनी जान दे दी। पूरा देश भगत सिंह के साथ खड़ा था। लोग सड़कों पर उतर आए। रिहाई की मांग होने लगी, लेकिन अंग्रेजों ने किसी की नहीं सुनी। 7 अक्टूबर 1930 को फैसला आया। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई। 23 मार्च 1931 की शाम लाहौर सेंट्रल जेल में 3 फांसी के फंदे तैयार थे। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव एक साथ चल रहे थे। उनके चेहरों पर कोई डर नहीं था, होंठों पर गीत थे। वो गा रहे थे, मेरा रंग दे बसंती चोला। जल्लाद ने उनसे आखिरी इच्छा पूछी। भगत सिंह ने कहा, रुको, मैं एक क्रांतिकारी की जीवनी पढ़ रहा हूं। एक क्रांतिकारी को दूसरे क्रांतिकारी से मिलने दो। शाम 7:33 पर तीनों को फांसी दे दी गई। 3 जिंदगियां खत्म हो गई, लेकिन 3 नाम अमर हो गए। अंग्रेजों को डर था कि अगर इनके शव परिवार को दिए गए तो पूरे देश में आग लग जाएगी। इसलिए उन्होंने रात के अंधेरे में तीनों के शवों को जेल की पिछली दीवार तोड़कर बाहर निकाला। फिरोजपुर के पास सतलुज नदी के किनारे ले जाकर चुपचाप अंतिम संस्कार कर दिया। लेकिन गांव वालों ने आग की लपटें देख ली। खबर फैल गई। सुबह होते होते हजारों लोग वहां पहुंच गए। अंग्रेजों की साजिश नाकाम हो गई। भगत सिंह की शहादत की खबर ने पूरे भारत को हिला दिया। लाहौर से लेकर कलकत्ता तक, पेशावर से लेकर मद्रास तक, हर गली में, हर मोहल्ले में एक ही नाम गूंज रहा था, भगत सिंह। लोग सड़कों पर निकल आए। दुकानें बंद हो गईं, स्कूल कॉलेज बंद रहे।
अंग्रेजों के खिलाफ जो आग भगत सिंह ने जलाई थी वो अब शोला बन चुकी थी। अंग्रेजों ने सोचा था कि फांसी देकर वो क्रांति की आवाज को दबा देंगे, लेकिन हुआ इसका उल्टा। भगत सिंह जिंदा थे तब भी लोगों में जोश था, और अब शहीद होने के बाद तो वो हर भारतीय के दिल में बस गए। उनका नाम नारा बन गया, उनकी तस्वीर प्रेरणा बन गई, उनकी कहानी इनकलाब का दूसरा नाम बन गई। भगत सिंह ने सिर्फ 23 साल की जिंदगी जी, लेकिन इन 23 सालों में उन्होंने वो काम कर दिखाया जो 100 साल जीने वाले भी नहीं कर पाते। उन्होंने डर को हरा दिया, मौत को गले लगा लिया और अपने खून से आजादी की नींव को मजबूत किया। कुछ लोग कहते हैं कि भगत सिंह हिंसा के समर्थक थे, लेकिन यह सच नहीं है। भगत सिंह ने खुद लिखा था कि वो बम और पिस्तौल से क्रांति नहीं लाना चाहते, क्रांति विचारों से आती है। बम तो सिर्फ आवाज उठाने का जरिया था। उन्होंने अदालत में कहा था कि हम न तो पागल हैं न ही हत्यारे, हम तो सिर्फ अपने देश की आजादी चाहते हैं। भगत सिंह सिर्फ एक क्रांतिकारी नहीं थे, वो एक विचारक थे, एक लेखक थे, एक दार्शनिक थे। उन्होंने मार्क्स को पढ़ा, लेनिन को पढ़ा, बर्कमैन को पढ़ा। जेल में रहते हुए उन्होंने इतनी किताबें पढ़ी जितनी शायद कोई यूनिवर्सिटी प्रोफेसर भी नहीं पढ़ पाता। उनका लेख मैं नास्तिक क्यों हूं आज भी लोग पढ़ते हैं और सोचने पर मजबूर होते हैं। उन्होंने लिखा था कि जिंदगी अपने आप में बहुत बड़ी है, लेकिन अगर जिंदगी किसी बड़े मकसद के लिए न जी जाए तो फिर जीने का क्या फायदा। भगत सिंह ने अपनी जिंदगी आजादी के मकसद के लिए जी और उसी मकसद के लिए कुर्बान कर दी। असेंबली में फेंका गया वो बम सिर्फ एक धमाका नहीं था, वो एक संदेश था। वो संदेश था कि भारत की आवाज दबाई नहीं जा सकती। वो संदेश था कि अंग्रेजों की गुलामी अब और बर्दाश्त नहीं होगी। वो संदेश था कि इस देश के नौजवानों में अभी भी खून है, अभी भी जोश है, अभी भी हिम्मत है। आज भगत सिंह को शहीद हुए 90 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन उनका नाम आज भी उतना ही जिंदा है। जब कोई अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता है तो भगत सिंह याद आते हैं। जब कोई बेखौफ होकर सच बोलता है तो भगत सिंह याद आते हैं। जब कोई नौजवान देश के लिए कुछ करने का सपना देखता है तो भगत सिंह याद आते हैं। भगत सिंह ने एक बार कहा था कि इंसानों को मारना आसान है, लेकिन उनके विचारों को मारना नामुमकिन है, और यह बात उन पर खुद ही सबसे ज्यादा लागू होती है। अंग्रेजों ने उनके शरीर को तो खत्म कर दिया, लेकिन उनके विचार आज भी जिंदा है, उनकी सोच आज भी जिंदा है, उनका इनकलाब आज भी जिंदा है। हर साल 23 मार्च को पूरा भारत शहीद दिवस मनाता है। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को याद करता है, लेकिन सच्ची श्रद्धांजलि तो तब होगी जब हम उनके सपनों का भारत बनाएं। वो भारत जहां हर इंसान बराबर हो, वो भारत जहां किसी का शोषण न हो, वो भारत जहां नौजवानों के सपनों को पंख मिले। भगत सिंह की कहानी सिर्फ एक क्रांतिकारी की कहानी नहीं है, ये कहानी है एक सपने की, ये कहानी है एक जुनून की, ये कहानी है उस आग की जो एक बार लग जाए तो बुझती नहीं, और ये कहानी है उन 3 शब्दों की जो आज भी हर भारतीय की जुबान पर है, इनकलाब जिंदाबाद। दोस्तों, अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम ऐसे ही भारत के वीर सपूतों की कहानियां लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।